हेलो बच्चों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 12 फोर्स। तो क्या जानते हैं आप लोग फोर्स के बारे में? फोर्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है। जैसे यहाँ देखो, एक बच्चा कीबोर्ड का बटन को प्रेस कर रहा है, बटन दबा रहा है। ये बच्चा रोप पुलिंग वाला गेम खेल रहा है, रस्सी खींचने वाला। ठीक है, तो ये इन्हें देख के, हमें दो फोटो को देख के क्या लगता है कि कौन बच्चा फोर्स का यूज़ कर रहा है? तो हम नॉर्मली भाषा में यही समझते हैं, ज़्यादा जोर लगाना ही फोर्स होता है। तब कोई डोर लॉक हो गया है तो उसको बोलते हैं ज़रा फोर्स लगाना, या ज़रा जोर लगाना इसको खोलना। तो ज़्यादा जोर लगाने को हम फोर्स बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। छोटे छोटे काम करते हैं वहाँ पे भी फोर्स की यूज़ होता है, और हमें फोर्स का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर above. इन विच ऑफ these पिक्चर्स डू यू सी सम यूजिंग फोर्स? तुम इन दोनों पिक्चर्स में लगता है कि आप लोगों को कौन पिक्चर में फोर्स है? तो द आंसर इज पीपल आर यूजिंग फोर्स इन बोथ ऑफ द पिक्चर। तो आंसर क्या है? दोनों ही पिक्चर्स में फोर्स का यूज़ हो रहा है। इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस we use the word force when we talk about the doing something that need a lot of strength. तो ज़्यादा जोर लगाने वाले कामों में ही हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में फोर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्सिंग ओपन द लॉक डोर। इन मगर इन रियल ज़्यादा लॉक्ड कोई डोर फंस गया है तो उसमें ही खोलने को ही हम फोर्स लगाना बोलते हैं। मगर रियलिटी में क्या है? थ्रो फोर्स इज नीडेड टू डू सिंपल थिंग्स एज वेल। मगर सिंपल थिंग्स करने को भी हम फोर्स करने ही बोलते हैं, फोर्स लगाना ही बोलते हैं। फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट अ कप ऑफ मिल्क टू वंस लिप्स। छोटे से कप को, दूध से भरे हुए कप के अपने उठा के अपने होठों तक ले जाने को भी हम फोर्स की वजह से ही है वो सब भी। टू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करने को भी हम फोर्स लगाना बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल क्या हैं? फोर्स के ही एग्जांपल है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कितनी सिंपल लिखी हुई है, देखो। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? सिंपली पुट, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी चीज़ को पुश करना। भाई जोर कैसे लगाएंगे? या तो पुश करके धक्का लगा के, जैसे अंकल धक्का लगा रहे हैं गेट में। ठीक है। या फिर हम किसी को चीज़ को खींच के, या तो धक्का लगा के या फिर किसी चीज़ को खींच के। यही दो तरीके हैं फोर्स लगाने के। और भी तरीके हो सकते हैं, नॉर्मली यही दो तरीके हैं। ठीक है। व्हाट कैन डू फोर्स? व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकती है? तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं कि समथिंग को मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये ड्रॉ खोल रहे हैं। ठीक है। फोर्स से हम ये बॉल रोक रहे हैं। जैसे फोर्स कैन स्टॉप द समथिंग इज मूविंग। कोई मूविंग चीज़ को हम रोक सकते हैं, है ना? ठीक है ना? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। किसी चीज़ का, कोई अपने डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो उसका हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकती है, दबा के या फिर उसको फैला के, है ना? तो मेनली हमारे पास हमारे चैप्टर में दो तरह की फोर्स को समझाया गया है। टाइप ऑफ फोर्स कौन कौन सी? एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसे हम टच करके, या किसी को, जब हम सीधे किसी कांटेक्ट में आते हैं किसी थिंग के, तब उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे जोर लगाने, जैसे गेट पकड़ना, कोई चीज़ उठाने के लिए, है ना? और नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ है, कोई पत्थर है ऊपर से गिर रहा है, तो फिर वो अर्थ अपने आप ही उसको खींच लेती है, बिना किसी किसी चीज़ की हेल्प के, बिना धागा बांधे उसमें, मतलब। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं, बिना कांटेक्ट के ये कांटेक्ट फोर्सेस। व्हेन वी यूज़ अ फोर्स टू ओपन अ डोर, क्लोज द कबर्ड, पुश अ चेयर, किक अ बॉल। जब हम किसी बॉल को किक मारते हैं, चेयर को खींचते हैं, या कबर्ड को क्लोज करते हैं, या ओपन करते हैं, या डोर को ओपन करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को छूना पड़ता है। कॉन्टैक्ट में हम उनके आते हैं, कॉन्टैक्ट में आना मतलब छूना। तो ये सब जो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द थिंग्स ऑन विच वी अप्लाई द फोर्स। जहाँ पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उसको हमें टच करना पड़ता है उन चीज़ों को, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। So we can call this type of force a contact force. So sometimes we apply a contact force on something without being in touch with it directly.
कभी कभी हम कॉन्टैक्ट फोर्स को बिना डायरेक्ट टच किए लगाते हैं, वैसे कॉन्टैक्ट फोर्स को टच करना पड़ता है। लेकिन देखो जैसे ही बच्चा लगा रहा है तो कॉन्टैक्ट में तो है गाड़ी के, गाड़ी को पुल कर रहा है, लेकिन इसको इस स्ट्रिंग की हेल्प से खींच रहा है। यहाँ पे देखो, ये प्लाट की मदद से इस कटोरी को उठा रहे हैं, तो इस तरीके से कांटेक्ट में तो है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट फोर्स डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। As in the picture below, in these cases, we apply a contact force indirectly. We apply force on the string or a tool, and the string or a tool applies the force on the things we want to move. तो पहले हमने फोर्स कहाँ स्ट्रिंग पे लगाई और उस या टूल पे लगाई, टूल या स्ट्रिंग ने क्या करा, आगे फोर्स को थिंग पे लगाया जिसको हम मूव करना चाहते हैं, जिसे हम वांट टू मूव करना चाहते हैं। तो एनिमल्स टू अप्लाई कॉन्टैक्ट फोर्स, एनिमल्स भी होते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा सकते हैं, जैसे कि एक एलिफेंट्स है जो ब्रांच को ब्रेक कर सकता है अपने ट्रंक से। बर्ड है प्लग ऑफ द लीफ, जो पत्तियों को चिड़िया तोड़ती है तो उसको वहाँ भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैट पाउंस ऑन द माउस, कैट जो है झपटती है माउस, पाउंस मतलब झपटना। तो ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिन जिन फोर्सों को हमें डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट नहीं होता और वो फील होती हैं बस हमें, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी है? ऑल फोर्सेस दैट आर नॉट अप्लाइड थिंग्स एट डायरेक्टली, दैट आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये फोर्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है और अप्लाई हो जाती है। लेट अस टॉक अबाउट द टू फोर्सेस दैट कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक्ट मतलब जो प्रभावी होती हैं डिस्टेंस से भी वर्क करती हैं। सच फोर्स आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। तो इनमें से दो तरह की होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वाई डज अ बॉल कम डाउन व्हेन यू थ्रो इट अप? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटी जानते हो, जैसे कि अर्थ है, ये एक अर्थ है मान लो, ठीक है, ये एक अर्थ है, तो इस पे बच्चा खड़ा है, ये काफ़ी बड़ा बच्चा है, ठीक है। इसने एक बॉल को उछाला, तो बॉल ऊपर गई 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 और वापस आके अर्थ के ऊपर गिर जाएगी। इस तरीके से तो होता है। तो अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ को सब चीज़ों को खींचती है, इस तरीके से खींचती है। ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। ये क्या करती है, चारों तरफ से चीज़ों को खींचती है। उसको खींचने को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो उसको चारों तरफ से खींचेगी। वो अपने चारों तरफ का जो हवा होती है उसको भी वो बांध के रखती है, अपने चारों तरफ खींच के रखती है। एक एयर का ब्लैंकेट बना के रखती है, जैसे एयर का ब्लैंकेट, जैसे ग्रीन कलर का एयर का ब्लैंकेट है ना। यहाँ पे सेंटर में अर्थ के बहुत हैवी हैवी मेटल होते हैं। बाकी मिट्टी भी चिपकी हुई है अर्थ पे, वो भी, पानी भी है अर्थ के ऊपर भरा हुआ है, वो भी अर्थ ने अपनी तरफ पुल कर रखा है। और एटमॉस्फेयर को भी चारों तरफ बांध के रखा हुआ है। ठीक है। तो वाई डज अ बॉल केम डाउन व्हेन यू थ्रो इट अप? बॉल जो हम उछालते हैं, अभी बताया मैंने आपको, क्यों वापस नीचे आ जाती है? व्हाट डज इज नॉट कीपिंग डांसिंग हायर एंड हायर इनटू द एयर? क्यों वो हवा में और ऊपर ऊपर क्यों नहीं चली जाती? तो एनीथिंग यू कैन थ्रो इट इनटू द एयर कम्स डाउन बिकॉज द अर्थ पुल इट डाउन। क्योंकि अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ों को खींच रही है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, वापस गिर जाती है। इसी खींचने को, इसी की द पुल ऑफ द अर्थ ऑन एवरीथिंग ऑन और नियर इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के नियर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ के कांटेक्ट में आए, अर्थ से कुछ काफ़ी दूरी पे भी रहेगा, कुछ सौ किलोमीटर के ऊपर तक, तब भी अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ पुल करेगी, उसको खींच लेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। विदाउट ग्रेविटी वी वुड फ्लोट अबाउट एंड सो वुड एवरीथिंग अबाउट अराउंड अस। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सारी चीज़ें फ्लोट करेंगी, हवा में उड़ती रहेंगी। टेबल है, चेयर है, बस, कार, ये सब उड़ती हुई दिखाई देंगी। नथिंग वुड रेस्ट ऑन द ग्राउंड, कुछ भी ज़मीन पर नहीं दिखाई देगा। वाटर वुड फ्लाई ऑफ एंड सो वुड एयर, और एयर वाटर सब सारा का सारा हवा में ऊपर स्पेस में चला जाएगा।
इनफैक्ट द ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने बताया था अर्थ के चारों ओर जो होता है एयर का ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह जो एयर होती है, अर्थ के चारों ओर जो एयर है उसको अर्थ ने ग्रेविटी की वजह से खींच के बांधा हुआ है। तो इसलिए स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, अर्थ के आसपास स्पेस में एयर नहीं है, अर्थ के आसपास एयर है। विदाउट ग्रेविटी देयर वुड बी नो एयर अराउंड अस। अगर ग्रेविटी नहीं होती अर्थ में तो यहाँ पे चारों तरफ एयर भी नहीं होती। देखो यहाँ यहाँ पे एक पत्ता है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, ये फॉल ऑफ हो रहा है। ये पानी है, सब ग्रेविटी की वजह से नीचे आके गिर रहा है, तो ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इज द अर्थ ओनली थिंग कैन एग्जर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या अर्थ ही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है चीज़ों के ऊपर? ऐसा नहीं है। ऑल बॉडीज पुल द अदर बॉडीज विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। सारी बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं, जैसे कि हम भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं करते हैं, लेकिन हम भी एक दूसरे पे, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, चेयर टेबल्स हैं, सारे सामान हैं, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी फील वीक होती है कि ये फील नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक कि पहाड़ों की ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें फील नहीं होती, वो भी बहुत छोटे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बनाने के लिए फील करने लायक। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ की है, जैसे कि मून की है, मार्स की है, सन की है, तो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज इनफ होती है टू बी फेल्ट, फील करने के लिए, है ना। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेड बाय अस एंड द थिंग्स अराउंड अस, इट इज टू वीक टू बी फेल। ओनली बॉडीज विद द लार्ज मासेस मतलब लार्ज वेट की जो चीज़ें हैं, सच एज अर्थ, अदर प्लैनेट्स, यही सारी चीज़ें, मून, सन, स्टार्स, यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी लगा पाते हैं कि लार्ज इनफ टू बी फेल्ट। ठीक है। डज डज द अर्थ पुल ऑल बॉडीज विद द सेम फोर्स? क्या अर्थ हर चीज़ों को सेम फोर्स, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचती है? नो। द पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये अर्थ जो किस जब चीज़ों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग होती है। ज़्यादा मास की, ज़्यादा वेट की जो चीज़ें होती है उन पे ज़्यादा लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पे कम फोर्स लगाती है। एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं, देखो। ये एक रबर बैंड में हमने कांच की बोतल लटकाई है खुली हुई। ठीक है, एक रबर बैंड से बच्चे ने पकड़ा हुआ है, तो अभी ये खाली है तो रबर बैंड कम खिंचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम सामान डालेंगे, पत्थर वगैरह, स्टोन्स वगैरह डालेंगे, पेबल्स वगैरह डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये वज़न बढ़ने की वजह से रबर बैंड खिंच जाएगा। तो अर्थ है ना जो इसको नीचे को पुल कर रही है, तो ज़्यादा वेट होने पे ज़्यादा पुल कर रही है। ठीक है, कम वेट था तो कम पुल कर रही थी, तो इस तरीके से अर्थ ज़्यादा, जिसका जिन चीज़ों का ज़्यादा मास हो गया है ना, अभी ज़्यादा वेट हो गया तो ज़्यादा पुल हो रहा है। जब वेट कम था तो बहुत थोड़ा सा पुल कर रही थी, अब बहुत ज़्यादा पुल कर रही है। तो वेट के अकॉर्डिंगली अर्थ सब पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। आगे क्या है? पीपल हु डिलीवर कुकिंग गैस सिलेंडर्स एंड दोज हु कलेक्ट द वेस्ट पेपर फ्रॉम द पेपर हाउस, पीपल्स हाउस ऑफ्टन यूज स्प्रिंग बैलेंस। जो कबाड़ी वाले वगैरह होते हैं वो ये स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ, और जब इस पर हम वेट लटकाते हैं तो स्प्रिंग ये लंबी हो जाती है, और ये स्प्रिंग जो होती है एक यहाँ पे एक वो होता है। ठीक है, यहाँ पे स्केल होता है जिससे कि हम इसका वेट नाप लेते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स द सेम वे एज द रबर बैंड इन द एक्टिविटी। स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे वही काम कर रहा है जो पीछे वाली एक्टिविटी में रबर बैंड कर रहा था। जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा ये उतना ज़्यादा लंबा होता जाएगा। इट हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड दैट स्ट्रेच व्हेन यू हैंग समथिंग फ्रॉम द हुक एट द बॉटम। इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ पॉइंटर दैट मूव्स व्हेन अ स्प्रिंग इनसाइड स्ट्रेच। तो जैसे जैसे स्प्रिंग खिंच वेट बढ़ेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होती जाएगी। देयर आर मार्किंग ऑन द बैलेंस टू शो दैट द मास ऑफ द बॉडी दैट यू हैंग फ्रॉम द हुक। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितना ज़्यादा वेट लगाते जाएंगे वो यहाँ बताता रहेगा कितना कितना वेट उसको तोलता रहेगा। तो द मार्क ऑन द पॉइंटर पॉइंट्स टू द गिव यू अ मास ऑफ अ बॉडी। उससे हमें मास मतलब वेट पता चलता जाएगा बॉडी का कितना है। लास्ट है मैग्नेटिक फोर्स।
तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? होल्ड अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक स्टिकर नियर सम पेपर क्लिप्स, द पेपर क्लिप्स विल पुल्ड बाय द मैग्नेट एंड द स्टिक टू इट। ये एक बच्चा है, इसने देखो, ये एक बच्चा है, इसने जो है यहाँ पे कुछ सामान रखे, प्लास्टिक का सामान रखा, ठीक है, लकड़ी का सामान रखा और कागज़ वगैरह रखे, रबर वगैरह रखी, और यहाँ पिंस आल पिंस हुई थी, ठीक है। और इसके पास ये मैग्नेट लेके आया, तो मैग्नेट ने क्या करा, जो मेटल की चीज़ें थी आयरन वगैरह की, उसको चिपका लिया, और प्लास्टिक वगैरह की नहीं चिपकी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ना ही तो मैग्नेट को टच करने की ज़रूरत होती है, दूर से ही ये खींच लेती है मेटल की चीज़ों को, आयरन वगैरह को, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करती है। तो द डज द मैग्नेट हैव टू टच द क्लिप्स टू पुल देम? क्या मैग्नेट ने इसको टच किया था इसको खींचने के लिए? नहीं, ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसने दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स भी। डज इट पुल द अदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल, क्या इसने पेंसिल, नेल, इरेजर वगैरह प्लास्टिक की और पेपर की चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया? तो नहीं। आगे देखते हैं हम। तो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नो। हाँ, इसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, दूर से अट्रैक्ट किया था। तो अ मैग्नेट डज नॉट हैव टू बी टच विद द समथिंग टू अट्रैक्ट। तो मैग्नेट को टच करने की ज़रूरत नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये दूर से अट्रैक्ट कर लेती है। द फोर्स विद विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट द थिंग्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो इट कैन एक्ट एट अ डिस्टेंस। क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये डिस्टेंस से भी वर्क करती है ना। द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज मैग्नेट डू नॉट अट्रैक्ट वुड। मैग्नेट क्या करती हैं? वुड वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ, इन सबको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। दे ओनली अट्रैक्ट। तो मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करती है? याद रखना बेटा, आयरन, निकल और कोबाल्ट, तीन मेटल्स को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, और सम एलॉयज एंड स्टील, है ना। ठीक है, स्टील को भी अट्रैक्ट करती है थोड़ा थोड़ा, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट, इन सबको अट्रैक्ट करती है। याद रखना, आयरन, निकल और कोबाल्ट। थिंग्स दैट वी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। वाइल दोज दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हम उनको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये तो एक्टिविटीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ है फोर्स का। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल। फोर्स क्या होती है? पुश या पुल। पुश मतलब धकेलना या खींचना को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स आर टू मेन टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। द टाइप ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई, वी पुश और पुल समथिंग, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जिन जब फोर्स को हम अप्लाई करने के लिए उसको कॉन्टैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, पुश या पुल करने के लिए, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स कैन ऑल्सो भी अप्लाइड इनडायरेक्टली। इसको हम इनडायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रो अ स्ट्रिंग या टूल, धागे वगैरह से या किसी टूल वगैरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉडी एक्सर्ट अ पुल ऑन ईच अदर। हाँ, सारी बॉडी जो होती हैं एक दूसरे को पुल कर रही होती हैं, क्योंकि वो सब हर चीज़ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज वाई थिंग्स थ्रोन अप इन द एयर आर पुल्ड बैक ऑन द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, इसकी वजह से हम कोई चीज़ अगर हवा में उछालते हैं तो वो वापस अर्थ पे आ जाती है। इवन थ्रो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, तब भी आ जाती है जबकि वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ओनली, है ना, वेट के ऊपर डिपेंड करती है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा उस पर ग्रेविटेशन लगेगा। ओनली बॉडीज विद अ वेरी लार्ज मास सच एज द अर्थ, मून, सन, स्टार्स, यही सब जो होते हैं, इन्हीं से, इन चीज़ों से, अर्थ, मून वगैरह से इतनी ग्रेविटेशनल फुल पुल अप्लाई हो पाती है कि उसको हम फील कर सकें। हाउ स्ट्रांगली द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अर्थ किसी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगी, ये उस बॉडी के मास पे, मतलब उसके वेट पे डिपेंड है। जो ज़्यादा वेट की चीज़ होंगी वो ज़्यादा धड़ाम से गिरेंगी, मोटू ज़्यादा धड़ाम से गिरेगा, पतलू धीरे से गिरेगा। द ग्रेटर द मास द स्ट्रोंगर द पुल। अर्थ उतना ही ज़्यादा किसी चीज़ को पुल करेगी, खींचेगी, जितना उसका ज़्यादा मास होगा। दैट इज़ वाई द थिंग्स विद अ ग्रेटर मास फील हैवियर और वेट मोर। इसलिए ज़्यादा मास की चीज़ें ज़्यादा भारी फील होती है ना। मैग्नेट पुल, मैग्नेट ये याद रखना, मैग्नेट किस किस को पुल कर सकती है? आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को, तीनों मेटल्स को कर सकती है, एलॉयज़ को, ठीक है। और इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक सेकेंड। आया। द सन एंड द मून एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और मून जो है ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। हाँ ट्रू है, आता है। व्हेन वी पुल समथिंग बाय द स्ट्रिंग वी यूज कॉन्टैक्ट फोर्स, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, ट्रू। जब हम स्ट्रिंग्स में बांध के किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फॉल्स। एनिमल एक्सर्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, एनिमल लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी मैंने बताया था। थिंग्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक कहलाती हैं, ट्रू है। ऑल बॉडीज पुल ऑल अदर बॉडीज विद ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सारी बॉडी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। थिंग्स विद द ग्रेटर मास फील, थिंग्स विद ग्रेटर मास फील हैवियर, जो चीज़ ज़्यादा मास की होती है वो हैवियर फील होती हैं क्योंकि अर्थ उन्हें हार्डर पुल करती है। थिंग्स दैट आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी depend on mass. We can apply a contact force either directly और indirectly through the tools. हम कॉन्टैक्ट फोर्स को डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुल और पुश, ठीक है। व्हाट आर द टू मोर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स विद विच अर्थ पुल अस? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेम द थ्री मेटल्स एज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन, कोबाल्ट और निकल। मेंशन द थ्री यूजेस ऑफ मैग्नेट इन एवरीडे लाइफ, ये यूजेस लिखने। ओके, थैंक यू।